टू बैक आईपीओज आ रहे हैं और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं कि हर आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस बताऊं। या तो एक तरीका है कि जाओ गूगल पे सर्च करो जीएमपी क्या चल रहा है, अरे जीएमपी 15% है, 20 है, 30 है, 40 है, देखो और अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका है कि यहां पर थोड़ा सा नॉलेज ले लो, समझ लो कि आईपीओ किस तरीके का है, रिस्क कितना है और इस तरीके से काम कर लो। दोनों तरीके वैलिड हैं। नॉलेज चाहिए तो वीडियो में बने रहो। देखते हैं कि आज का SolarWine आईपीओ किस तरीके से होने वाला है, डिटेल एनालिसिस इसके करने वाले हैं। बट अगेन, अगर अभी तक आपने एक और बात अबांज होल्डिंग का आईपीओ ओपन होने वाला है और इसका भी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस बना दिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है, क्लिक कर लो, वीडियो देख लो, बढ़िया सी नॉलेज भी मिल जाएगी और अप्लाई करना है या नहीं करना है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, SolarWine आईपीओ। 2003 में ये कंपनी बनी है। कंपनी का जल्दी से देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है, क्या काम कर रही है। 2003 में ये कंपनी बनी। SolarWine आईपीओ इंडिया लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर है। समझ आता है, बढ़िया बात है, कंपनी की सेल्स अच्छी खासी है, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट वाइन्स अंडर अ बुके ऑफ ब्रांड्स, रासा, डिंडोरी और सतोरी, मडेरिया, डिया एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और बट फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है वो सुला के नाम से है, ठीक है। एक अच्छी बात निकल कर आई, लार्जेस्ट सेलर और प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द कंपनी ब्रॉडली क्लासिफाइड 2 कैटेगरीज अंडर इट्स बिजनेस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ वाइन, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, और दूसरा है सेल्स, जो कि हम ऑलरेडी अगेन ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। इनका एक और चीज है कि ये जो टूरिज्म वाइन वेन्यूज है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, वॉक इन के लिए आप जाओ तो ये आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे वाइन बनती है, उसको स्मेल कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। तो ये भी छोटे छोटे से ऑपरेशंस इनके कंपनी के हैं, ठीक है। द कंपनी प्रोड्यूसेस 56 डिफरेंट लेबल्स ऑफ वाइन, 56 तरीके की वाइन्स है, एट 4 ओन, जो 4 इनके खुद के हैं और 2 लीज पे लिए हुए फैसिलिटीज है। कहाँ पर, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। यानी कि अगेन नॉर्थ साइड नहीं है, ईस्ट साइड नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब कंपनी का इसके बाद क्या मतलब ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। द कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म इंक्लूड 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 11 कॉर्पोरेशंस, 14 लाइसेंस रीसेलर्स, 7 डिपोट्स, 3 डिफेंस यूनिट्स एटसेट्रा में काम इनका चलता है, ठीक है। फेयर इनफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, एज ऑन सितंबर 2022, जो अभी गया था, कंपनी हैड अ सेल्स फोर्स ऑफ 141 परमानेंट एम्प्लॉइज। ये नंबर थोड़ा सा कम है क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ये बाकी जो सर्विसेज वगैरह हैं वो आउटसोर्स करके लगा देते हैं। फिर भी नंबर थोड़ा सा कम है, जिस हिसाब से कंपनी के एसेट्स है, फिक्चर्स है, थोड़ा सा नंबर बढ़ाया जा सकता था, ठीक है। बिजनेस को मार्क्स दूं तो मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 10। मार्क्स कहाँ कटे कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही, यहाँ पर इनके पास काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बोलो या प्रोडक्शन पार्ट है और एक सेम वर्टिकल में ही कंपनी काम कर रही है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, देखते हैं जरा। मार्च 2020 830 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, जो कि ड्रॉप होके हो गया 751 करोड़। अगेन कोविड था, सेल्स कम हुई, जो कि और फर्दर ड्रॉप होके हो गया 717 करोड़। अगेन यहां पर भी सेल्स तो बात की बात है, एसेट्स ड्रॉप हो रहे हैं। क्वेश्चन है एसेट्स ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, वो भी हम लोग चेक करने वाले हैं। एसेट्स थोड़ा सा बढ़ गए 758 करोड़, पूरे 6 महीने में से थोड़े बहुत एसेट्स बढ़े इनके, और नेक्स्ट वन अगेन 770 करोड़। इन 6 महीने में लास्ट 6 मंथ जो गए हैं अभी, यहां पर सिर्फ 12 करोड़ के आसपास एसेट बढ़े, कुछ खासा एसेट्स बढ़े नहीं। रेवेन्यू 523 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि ड्रॉप होके हो गई 421 करोड़। अगेन कोविड था यहां पर। फिर उसके बाद रही इन 6 महीनों में सिर्फ 160, ये सितंबर 21 है तो सिर्फ 160। अगेन यहां पर अप्रैल और मई के आसपास कोविड का वेव 2 था, जो उसका इंपैक्ट अच्छा खासा दिखा रहा है, सिर्फ 160 करोड़ की सेल। फिर फाइनली पूरे साल में कर पाए 456 करोड़ की सेल, उस टाइम थी 421, अब हुई 456। कुछ खासा ग्रोथ तो दिखाई नहीं दे रहा, हार्डली बोलूंगा 8% के आसपास की ग्रोथ है सेल्स में। नेक्स्ट फिर हो गई 225 करोड़, लास्ट टाइम थी 160 करोड़, अभी है 225। ये तो अच्छा लग रहा होगा, बट अगर इसको इक्विवेलेंट बनाऊं तो 225 मोटा मोटा हुआ 450। लास्ट टाइम थी उल्टा 456, अभी है 450, यानी कि अभी भी रेवेन्यू में कुछ खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पैट पहले था -15 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़िया सा प्रॉफिट आ गया। चलो फाइनली 3 करोड़ का प्रॉफिट और बढ़ा 4 करोड़। अब अगेन ये 4 करोड़ है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में, ये था पूरे साल का 3 करोड़, ठीक है, जो कि पूरे साल में फाइनली जाकर बना 52 करोड़। वाव,
यानी कि लास्ट के महीनों में जो उन्होंने सेल्स खींची और पैट खींचा, दैट इज फैबुलस। अब की बार हुआ 30 करोड़, तो ये तो क्लियर है 30 और 30 60 पिछले साल से फिर भी फाइनली यहाँ पर मोटा मोटा 15% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दे रही है पैट में। एसेट्स में कोई ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, पैट में ग्रोथ है। क्यों, वो भी चेक करने वाले हैं। अब देखते हैं मेन कॉलम टोटल बोरोइंग का। टोटल बोरोइंग यानी डेट, जहां पर अच्छा खासा इंटरेस्ट जाता है, होती पहले 368 करोड़ के आसपास, जो कि ड्रॉप होकर हो गई 301 करोड़, जो कि फर्दर ड्रॉप हुई 262 और फर्दर 228 और इवन फर्दर 214। सबसे मजे में अब यहां पर क्या है, पहले जो इंटरेस्ट जाता था वो जाता था 370 करोड़ के आसपास, अब जो इंटरेस्ट जा रहा है वो जा रहा है 214 करोड़ पे। तो ये जो 150 करोड़ बचा, उस पे जो इंटरेस्ट बच रहा है वो यहां पर डायरेक्टली पैट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो पहले एक्सपेंसेस होते थे वो अब कम हो गए, यानी कि कंपनी मार्जिन्स को बैलेंस कर रही है और धीरे धीरे बोरोइंग्स कम होती है तो और बढ़िया हो जाएगा। फाइनेंशियल्स को मैं मार्क्स दूंगा 5 आउट ऑफ 10। मार्क्स कहाँ कटे, एसेट्स में कोई खासा ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू में कोई खासा ग्रोथ नहीं है। मार्क्स कहाँ मिले, पैट तो बढ़ रहा है बट थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, मार्जिन्स उतने डेफिनेटली नहीं है कंपनी के पास। चलो अब आते हैं मेन बात पे, पैसा जो कंपनी उठा रही है, ऑब्जेक्टिव्स वो क्या है। दो टाइप के कंपनी में हमेशा फोकस में रहती है कि एक तो ओएफएस, जो हम लोग ऑलरेडी कार ट्रेड और उसके बाद इतने अभी जो आइनॉक्स ग्रीन देखा कि यहाँ पर पैसा आता है कंपनी के पास नहीं जाता, प्रमोटर्स या सेलिंग शेयर होल्डर्स ले लेते हैं, ये एक नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट क्यों है, प्रैक्टिकली सोचो, मैं पैसा दूंगा, पैसा गया कंपनी के पास, कंपनी ग्रोथ करेगी, एक्सपेंशन करेगी, केपेक्स करेगी, राइट, या डेट रिड्यूस करेगी तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे। बट मैंने पैसा दिया, वो पैसा गया सेलिंग शेयर होल्डर्स के बाद, तो प्रैक्टिकली सोचो क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई भी चेंज आया, नहीं आया। कंपनी के फाइनेंशियल्स तो ऐसे ही रहे, कंपनी जैसे काम कर रही थी वैसे ही काम करेगी, तो फाइनेंशियल तो एज इट इज है, यहां पर बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल, यानी कि 100% ओएफएस है, पूरा का पूरा पैसा जा रहा है कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स के पास। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पर पूरा का पूरा ओएफएस दिखाई दे रहा है। देखो, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड, एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा कहां पर, सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, यानी कि प्रमोटर, सेलिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी के पास पैसा ही नहीं जा रहा तो कंपनी में लगाने का फायदा क्या है, कुछ बेनिफिट तो हो। नेवरलेस पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, फिर जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ओपनिंग डेट 12 तारीख को आईपीओ आ रहा है, 14 तारीख तक आईपीओ रहेगा, यानी 3 दिन तक आईपीओ रहेगा, 19 तारीख तक अलॉटमेंट्स आएंगे, 20 तारीख तक रिफंड आएगा या अनब्लॉकिंग होगा, 21 तारीख को शेयर्स आएंगे डीमैट में और 22 तारीख को लिस्टिंग होगी, पता चलेगा लिस्टिंग गेन्स है या फिर लिस्टिंग लॉसेज है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, 357 रुपीज का प्राइस बैंड है। जो लोग आईपीओ में फर्स्ट टाइम लगाने वाले हैं मैं उनको बता दूं, हमेशा अपर बैंड पे लगाना है, 357 रुपीज पे प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है। 42 शेयर्स के आसपास का एक लॉट है, तो यानी कि अमाउंट ऑलमोस्ट 15,000 बना, 14,994 का एक लॉट बनने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यूएशंस, क्या वैल्यूएशंस पे कंपनी लेकर आ रही है। देखो, फेस वैल्यू यहां पर बन रही है 2 रुपए, एक नहीं है, 2, 5, 10। अब एक चीज मैंने जैसे कई बार बोलता हूं कि फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, काफी सारे लोगों ने कहा अरे फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। फेस वैल्यू डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्यों है समझना इस चीज को। मैंने कई बार हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अब लोग बोलते हैं सर फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, अरे 2 रुपए का हो, 5 का हो, कैसा भी हो, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस चीज को समझते हैं। फेस वैल्यू है यहाँ पर 2 रुपए, ठीक है, 357 रुपीज का एक शेयर है। अगर मैं 10 रुपए से इक्विवेलेंट करूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं, तो ये कहीं जाके बनेगा 1750 रुपए के आसपास, राउंड ऑफ में बोलते हैं 1800 रुपए। ठीक है, 1800 रुपए का एक शेयर आ रहा है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम है, यानी कि कंपनी ने जैसे ही स्प्लिट दिया तो ये हो गया 357 रुपीज के आसपास। ये एक इसका नेगेटिव पार्ट है। लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जैसे कि इस टाइम टाटा स्टील में देख सकते हो, स्प्लिट के बाद पेटीएम में इतनी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, क्यों, फेस वैल्यू 1 रुपए था। ये एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है, यानी कंपनी ऑलरेडी एक बार स्प्लिट कर चुकी है आईपीओ से पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट,
इशू है यहाँ पर 960 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस है, पूरा का पूरा पैसा जाने वाला है नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। उससे भी बड़ी चीज यहाँ पर मेरे हिसाब से व्हाट आई हैव लर्न कि यहाँ पे रिटेल वालों को नॉट लेस देन 35 है, ये नॉट इट शुड बी मैक्सिमम 10%, नॉट मोर देन 10%। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर एक बार लॉस कर चुकी है। सेबी का रूल ये बोलता है प्रोबेबली कि अगर लास्ट 3 साल में आपको एक बार लॉस हुआ है तो आप रिटेल वालों को प्रोबेबली 10% दे सकते हो, जो मुझे याद है। बट वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो प्रोबेबली जो डेटा प्रेजेंट है मेरे सामने उस हिसाब से बनाने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगर इसकी बात करी जाए 1750 रुपए की वैल्यूएशंस पे, ये थोड़ा सा स्टीप लग रहा है, थोड़ा सा महंगा लग रहा है। क्यों लग रहा है वो समझते हैं अब जरा जल्दी से। 100% ओएफएस है, नंबर 1, ये एक नेगेटिव पार्ट है। नंबर टू कि यहां पर एसेट्स में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली, रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली, और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्री होल्डिंग और पोस्ट होल्डिंग। प्रमोटर के पास पहले ही सिर्फ 28% की होल्डिंग है, मेजॉरिटी होल्डिंग में नहीं आता 50% के ऊपर, और अगर उसके बाद भी सिर्फ 27% के आसपास रह जाएगी। यानी कि सेलिंग शेयर होल्डर्स है जो सोलह वाइन्स का आईपीओ लेकर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया आईपीओ लेकर आओ, मार्केट में लिस्ट कराओ, मुझे पैसा चाहिए हैवी वैल्यूएशंस पे। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग यूज करते हैं कि 70% का क्राइटेरिया हो या 60 का हो या इवन 50 का भी हो, समझ आता है कि आपके पास एक अच्छा खासा वोटिंग स्टेक है। यहां पर सिर्फ 28 या 27 है, तो अगेन ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है। फाइनल वर्डिक्ट, मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला हूं सोलह वाइन्स आईपीओ के लिए, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है और 100% ओएफएस है और प्रमोटर होल्डिंग है जो मेरे क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रहा। फिर भी सेक्टर देख के अगर किसी का मन हो कि खुशी का मौसम है दारू पियो, गम का मौसम है दारू पियो, होली हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, तो ये एक एवरग्रीन सेक्टर है। फिर भी अगर किसी को रिस्क लेना हो तो ज्यादा से ज्यादा एक लॉट पे रिस्क ले सकता है, दैट टू मैक्सिमम 5 to 10% के लिस्टिंग गेन के लिए। बट वन मोर थिंग, जिस तरीके से मार्केट थोड़ा सा टम्बल डाउन कर रहा है, अगर मार्केट में थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अगेन यहां पर लिस्टिंग गेन्स थोड़े से और कम हो सकते हैं। इसलिए सेफ ट्रेडर्स को एडवाइस है मत अप्लाई करना, और भी आईपीओज आएंगे या नॉर्मल मार्केट से भी ये कवर किया जा सकता है। ये तो सोलह वाइन्स आईपीओ के डिटेल एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।